हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं सूरज सर आपके लिए फिर लेकर के आया हूं एक बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत ही नया वीडियो। जो भी बच्चे 2026 की नीट परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे बाबू, क्योंकि इस वीडियो से कम आपका 5 नंबर क्लियर होने वाला है। तो मेरे बच्चे, अगर आप भी चाहते कि केवल एक ही वीडियो से आपका 5 से 6 नंबर क्लियर हो जाए तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर इसको शेयर कीजिएगा। आओ बाबू जरा सा बात को समझे। तो हम लोग पिछला जो टॉपिक पढ़े थे, पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब किरण प्रकाशिकी पढ़े थे। और किरण प्रकाशिकी में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? तो हम लोगों ने पढ़ा था समतल दर्पण। समतल दर्पण से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। सबको बात एकदम पता है? एकदम बाबू। लेकिन एक टॉपिक है, उसको मैं दोबारा आपको पढ़ाना चाहूंगा। एक बार फटाफट देख लेते, जल्दी से रिवाइज मार लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। आओ मेरे बच्चे, देखा जाए तो मान लो बेटा जी, आपके पास एक दर्पण है, समतल दर्पण है। ये आपके पास एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण बना दिया। और आप जब इस पे सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो ये प्रकाश ऐसे आएगा और टकरा करके क्या हो जाएगा? ऐसे चला जाएगा। आप कहेंगे कि सर जी ये तो प्रकाश का परावर्तन है। ये तो क्या है? ये तो प्रकाश का परावर्तन है। और प्रकाश के परावर्तन को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं कहूंगा हाँ बाबू, आप 10 में भी पढ़े हैं, आप मेरे पुराने वीडियो में भी पढ़े हैं, तो यहाँ पे नया चीज क्या है? तो मैं कहूंगा मेरे बच्चे, ये तो 10 वाला चीज था ना। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ नीट का क्वेश्चन, कि नीट के पेपर में प्रकाश के परावर्तन से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। आओ जरा सा फटाफट देखते हैं। तो आपको बात पता है मेरे बाबू, कि ये ए बी क्या है? ए बी है आपतित किरण। और बी सी क्या है? बी सी है परावर्तित किरण। क्या हो कि अगर मैं ए बी आपतित किरण को थीटा कोण से घुमा दूं, थीटा कोण से क्या कर दूं? इसको घुमा दूं। क्या हो कि मैं इसको थीटा कोण से क्या कर दूं मेरे बच्चे? घुमा दूं। तब क्या होगा? आपको बात पता है, अगर मैं थीटा कोण से इसको घुमाऊंगा, और ये पूरा क्या था? पूरा था आई। तो ये जो बीच में कोण बचेगा, ये कोण क्या होगा? आप कहेंगे सर जी ये होगा आर माइनस का थीटा। क्या होगा? आर माइनस का थीटा, क्योंकि ये पूरा क्या बना है? आई। और इसको मैंने थीटा को घुमा दिया तो ये बन जाएगा आर माइनस थीटा। और प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि सर जी आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो मेरे बच्चे, अगर ये किरण यहां से आए तो ये किरण टकराने के बाद ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? आप कहेंगे हाँ सर जाएगी। तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ये भी क्या होगा? आर माइनस थीटा होगा। कितना होगा? आर माइनस थीटा। अगर ये कोण है आर माइनस थीटा तो यह कोण भी कितना होगा? आर माइनस थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर अगर ये कोण आर था तो ये भी कोण आर होना चाहिए था। अगर ये कोण आई है तो ये भी कोण आई होना चाहिए। परावर्तन का नियम ही तो कहता है। और अगर मैंने रे ऑफ इंसिडेंट को, मतलब आपतित किरण को क्या कर दिया? थीटा डिग्री से हिला दिया, घुमा दिया, तो ये परावर्तित जो किरण है वो भी थीटा डिग्री से क्या हो जाएगी? घूम जाएगी। और कितना घूमेगी सर जी? तो थीटा। जितना मैं घुमाऊंगा उतना ये भी घूम जाएगी, लेकिन कैसी दिशा में? विपरीत दिशा में। क्लियर हुआ बाबू? अब बात को समझे। इसका मतलब क्या हो गया कि सर जी यदि यदि हम आपतित किरण को आपतित किरण को यदि हम आपतित किरण को थीटा कोण पर घुमा दे, थीटा कोण पर क्या कर दे? घुमा दे, तो परावर्तित किरण भी तो परावर्तित किरण भी कितना डिग्री से? थीटा कोण से ही, लेकिन विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा में घूम जाएगी। विपरीत दिशा में घूम जाएगी। जरा सा देखो मेरे बच्चे, ये विपरीत दिशा में घूमी है कि नहीं घूमी है? मैंने इसको घुमाया था क्लॉकवाइज। कैसे घुमाया था? क्लॉकवाइज। लेकिन ये इधर कैसे घूमी? तो ये घूमी एंटी क्लॉकवाइज घूमी। कैसे घूम गई? एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। यानी कि सर अगर मैं आपतित किरण को इधर थीटा घुमाऊंगा तो ये किधर घूम जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी, उतना ही कोण में। नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल से कैसे समझेंगे? देखो जैसे कहा कि सर जी मेरे पास ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण कितना डिग्री के कोण से आ रही है? तो ये आ रही है 15 डिग्री के कोण से। 15 डिग्री के कोण से आ रही है, और हमने इसको 15 डिग्री कोण से क्या कर दिया? क्लॉकवाइज घुमा दिया। मैंने इसको 15 डिग्री कोण से क्या कर दिया? क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो परावर्तित किरण कितनी डिग्री के कोण पे घूमेगी? तो इस सवाल को बिना टच किए, बिना पेन और पेपर टच किए तुम फटाक से लगा दोगे कि सर जी अगर आपतित किरण को थीटा घुमाए हैं क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज उतना ही डिग्री क्या हो जाएगी? घूम जाएगी। यानी कि इसका आंसर होगा, जो परावर्तित किरण घूमेगी वो 15 डिग्री ही घूमेगी, लेकिन कैसे घूमेगी? तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। क्लियर था सबको एकदम अच्छे से?
अच्छा एक बात और समझो, अगर मान लो हम आपतित किरण को, इंसिडेंट रे को, आपतित किरण को 15 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिए, तो ये रिफ्रैक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण क्या होगी, कितने डिग्री से घूमेगी? तो तुम कहोगे सर जी सेम कोण होगा, लेकिन कैसे होगा, एंटी क्लॉक वाइज होगा। क्लियर हुआ बाबू? गुड। आओ एक टॉपिक और देखेंगे हम लोग, नीट वाला ही देखेंगे एक टॉपिक और। क्या कहता है सर जी, अगर मान लो यदि हम आपतित किरण को, यदि हम आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को घुमा दें, समतल दर्पण को ही घुमा दें, समतल दर्पण को ही क्या कर दे, घुमा दे, समतल दर्पण को ही घुमा दे, तो क्या होगा? तो जरा सा देखो क्या हो सकता है। तो क्या कहा सर जी, पहले मेरे पास तो दर्पण रहेगा, ये दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया, और इस पे आपतित किरण ये हो गई, इस प्रकार से किरण आई और इस प्रकार से टकरा के चली गई, और यहाँ पे क्या बन गया, इसका अभिलंब। ये क्या बन गया, इसका अभिलंब बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी, और ये हो गया एन। यहाँ पे कोण आई बराबर क्या बन रहा है, कोण आर बना, सबको बात पता है। लेकिन क्या हो कि हम इस दर्पण को ही क्या कर दे, घुमा दे, इस दर्पण को ही ऐसे घुमा दे, दर्पण को थीटा डिग्री के कोण से क्या कर दिया, घुमा दिया। अब जब दर्पण को थीटा डिग्री के कोण से घुमाया तो होगा क्या, तो जब दर्पण को घुमाओगे थीटा डिग्री के कोण से, तो मेरे बच्चे क्या देखोगे, तुम देखोगे ये कि ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब भी क्या हो जाएगा, घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा, घूम जाएगा ना। लेकिन ये आपतित किरण उसी पर क्या है, स्थिर है, पहले वाले स्थान पर। क्या घूम गया, अभिलंब। यानी कि पहले अगर ये अल्फा कोण था, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा। ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा। अब मेरे बच्चे हम सभी जानते हैं कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इसका मतलब ये कि बिंदु बी से जो किरण परावर्तित होगी वो कितना डिग्री के कोण पर जाएगी मेरे बच्चा, मेरे बालक, मेरे लाल, तो वो जाएगी 2 अल्फा के कोण से। कितना के, 2 अल्फा के कोण से। क्योंकि दर्पणवा को मोड़े तो अभिलंब मुड़ गया, अभिलंब क्या हो गया, मुड़ गया, लेकिन किरण वहीं पर रुकी रही। तो अगर मान लो हम इसको अल्फा डिग्री के कोण से मुड़ा है, तो अभिलंब भी अल्फा डिग्री के कोण पर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपतन जो कोण अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच में अल्फा बनना था, अब वो क्या बनेगा, 2 अल्फा बनेगा। ठीक ना। और जो यहाँ से आपतित किरण आ रही है वो बिंदु बी से टकराने के बाद क्या जाएगा, 2 अल्फा से विचलित होकर के जाएगी। क्लियर है बात? गुड। अच्छा, इसका मतलब क्या समझे सर, यदि हम ऐसा करते हैं, यदि हम आपतित किरण को स्थिर रखकर यदि हम आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को अल्फा कोण से घुमा दे, तो क्या होगा सर, तो परावर्तित किरण 2 अल्फा के कोण से क्या हो जाएगी, 2 अल्फा के कोण से घूम जाएगी। तो परावर्तित किरण 2 अल्फा के कोण से घूम जाएगी। बात आया समझ में कि नहीं आया? यदि हम आपतित किरण को स्थिर रख करके दर्पण को अल्फा कोण से घुमा दे, तो परावर्तित किरण 2 अल्फा के कोण से क्या हो जाएगी बच्चा, घूम जाएगी। इसका मतलब क्या कि अगर मान लो ये जो हमारा दर्पण है, दर्पण को हमने क्या कर दिया, 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या कर दिया, घुमा दिया। एंटी क्लॉकवाइज क्या कर दिया, घुमा दिया। तो हमारा ये जो परावर्तित किरण होगा, रिफ्रैक्टेड रे, जो परावर्तित किरण होगा, ये 2 अल्फा के कोण से मतलब 2 गुणे 15 डिग्री के कोण से एंटी क्लॉकवाइज ही क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। इसका मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे 30 डिग्री के कोण से क्या होगी, घूमेगी। 30 डिग्री के कोण से क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। सिंपल मतलब है सर जी, अगर हम दर्पण को स्टेबल रख करके प्रकाश की किरण को स्टेबल रख करके दर्पण को घुमा देते हैं, तो जो परावर्तित किरण होती है वो 2 अल्फा के कोण से या 2 थीटा के कोण से क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। अगर हम दर्पण को 15 डिग्री के कोण से एंटी क्लॉकवाइज घुमाए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 15 डिग्री, 15 दूना 30 डिग्री के कोण से जो परावर्तित किरण है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा,
यदि यदि कह दिया कि सर जी यदि दर्पण जो है आपके पास दर्पण दर्पण को आप क्या कीजिए 20 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिए 20 डिग्री क्या कर दिए क्लॉकवाइज घुमा दिए तो ये परावर्तित किरण क्या होगा आप कहेंगे सर ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगा परावर्तित किरण होगा ये 20 दूना कितना हो जाएगा 20 दूना कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 40 डिग्री क्लॉकवाइज ये क्या हो जाएगा घूम जाएगा यानी कि इसमें डायरेक्शन क्या रहेगा सेम रहेगा लेकिन इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा बाबू बदल जाएगा जब किरण को घुमाया जाएगा दर्पण को स्थिर किया जाएगा तो ये जो थीटा है वो बराबर बना रहेगा लेकिन दिशा क्या हो जाएगी बदल जाएगी अच्छा जब जब दर्पण को घुमाया जाएगा और किरण को स्टेबल रखा जाएगा तब क्या होगा तब ये जो परावर्तित किरण है वो उसी दिशा में ही घूमेगी लेकिन दोगुने कोण से घूमेगी क्लियर हुआ चलो बहुत अच्छा अब आओ हम लोग नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी फटाफट तुरंत तुरंत स्टार्ट करेंगे हम लोग का ये जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला गोलीय दर्पण कौन सा दर्पण गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण समतल दर्पण तो हम लोग पढ़ लिए हैं अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण पढ़ने वाले स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं आओ जरा सा देखें कि गोलीय दर्पण क्या होता है मेरे बच्चे तो इमेजिन करो कि ये तुम्हारे पास एक कांच का खोखला गोला है कुछ ज्यादा ही गोल बन गया जी हम कहेंगे क्या है सर जी तो ये है कांच का खोखला गोला यह कांच का खोखला गोला है अब इस कांच के खोखले गोले को हम लोग क्या करेंगे ना इसको काटेंगे कांच के खोखले गोले को क्या करेंगे काटेंगे आओ जरा सा काटा जाए कांच के खोखले गोले को तो इसको हम एक बार यहाँ से काट दिए ठीक एक बार यहाँ से काट दिए एक बार यहाँ से काट दिए एक बार यहाँ से काट दिए ना कई भाग में अब काटने के बाद क्या कर लिए इसका एक पार्ट निकाल लिए मान लो ये सामने वाला पार्ट हमने क्या कर लिया निकाल लिया ठीक है बाबू कोई दिक्कत तो नहीं तो देखो सर जी अपने पास कांच का खोखला गोला था उसको हम लोगों ने काटा और काट करके एक भाग क्या करके ले लिया अब अगर इस खोखले भाग के कटे हुए भाग के हम एक तल पर कलाई कर दें क्या कर दें कलाई कर दें या तो पेंट लगा दें लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दें या तो इसको क्या कर दें कलाई कर दें या तो लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दें या तो क्या कर दें कलाई कर दें तो अब ये पारदर्शी नहीं रह जाएगा अब इसके आर पार दिखाई नहीं देगा अब इसमें जब कोई व्यक्ति अपना चेहरा देखेगा तो उसको चेहरा दिखाई देने लगेगा मतलब ये वाला जो सतह है ये हो जाएगा परावर्तक यह क्या हो जाएगा बच्चा ये हो जाएगा परावर्तक और यह कौन सा सतह हो गया तो यह कलाई किया हुआ सतह हो गया क्या हो गया बेटा कलाई किया हुआ सतह इसका मतलब क्या हम परिभाषा क्या बना सकते हैं कि ये सर जो गोलीय दर्पण होता है गोलीय दर्पण ये कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है ये कांच का खोखला गोला ये कटा हुआ इसका तो क्या पकड़ लिए भाग पकड़ लिए तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तल पर कलई की गई होती है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है समझ में आ गया गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तल पर कलई की गई होती है और दूसरा तल परावर्तक होता है क्लियर हुआ कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं अच्छा मेरे बच्चे तो हम लोगों ने गोलीय दर्पण बना तो लिया लेकिन इस गोलीय दर्पण का नाम क्या है तो आप कहेंगे सर बड़े प्यार से अवतल दर्पण कौन सा दर्पण है बाबू अवतल दर्पण कैसे सर अवतल दर्पण है तो उत्तल दर्पण क्या होगा ये भी बताइए तो मैं कहूंगा कि देखो अब जैसे मान लो ये वाला साइड लेकर के बाहर कलाई कर दिए तो अवतल दर्पण बना अब ये वाला साइड उठा लो ये वाला साइड उठा लो और इसके अंदर कलाई कर दो कलाई कहाँ कर दो इसके अंदर कर दो कलाई को इसके अंदर कर दो मतलब पेंट को इसके अंदर कर दो तब यह जो दर्पण बनेगा वो दर्पण कौन सा दर्पण कहलाएगा यह कहलाएगा मेरे बच्चे यह कहलाएगा उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण बाबू उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण हो गया ये हो गया उत्तल दर्पण ये हो जाएगा उत्तल दर्पण ठीक है और इसमें अगर हम अंदर अंदर कलाई कर दिए अंदर अंदर क्या कर दिए कलाई कर दिए तो ये बाहर से क्या होने लगेगा तो बाहर से होने लगेगा परावर्तन तो इसको बोलेंगे परावर्तक सतह या तल परावर्तक सतह या तल मतलब क्या सर अगर दर्पण अवतल है तो परावर्तन कहां से होगा दबे हुए तल से और अगर दर्पण उत्तल है तो परावर्तन कहां से होगा उभरे हुए तल से इसको क्या बोलोगे तुम इसको बोलोगे उभरा हुआ तल और इसको क्या बोलोगे इसको बोलोगे दबा हुआ तल तो अगर दर्पण अवतल है तो परावर्तन कहां से होगा
दबे हुए तल से होगा। और अगर दर्पण उत्तल है तो परावर्तन कहां से होगा? उभरे हुए तल से होगा। इस प्रकार से उभरे हुए तल से। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं? नहीं। परिभाषा क्या बनाओगे जी? सिंपल बात कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तल पर कलई कर दी जाती है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है। अच्छा, जो बाहर कलई कर देंगे तो अवतल दर्पण, अंदर कलई कर देंगे तो उत्तल दर्पण। अगर बाहर कलई किए हो तो परावर्तन कहां से होगा? दबे हुए तल से होगा और उसको बोलोगे परावर्तक तल। ठीक है। और अगर कलई अंदर की हो तो परावर्तन कहां से होगा? बाहर वाले तल से, उभरे हुए तल से होगा। क्लियर हुआ बात? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो अगर कोई दिक्कत नहीं तो आओ जरा सा बात को आगे बढ़ाए। तो गोलीय दर्पण तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग गोलीय दर्पणों से कुछ परिभाषाएं समझेंगे। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हमारा यही हेडिंग होगा कि सर जी क्या गोलीय दर्पणों से संबंधित, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हम लोग कुछ परिभाषा नहीं, बहुत सारा परिभाषा देखेंगे। कौन कौन सा परिभाषा देखेंगे बेटा? आओ जरा सा देखो, आओ जरा सा देखो। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? एक गोलीय दर्पण ही बना लेते हैं। एक कांच का खोखला गोला, ये कांच का खोखला गोला बना लिए और एक कांच के खोखले गोले का क्या हो गया? केंद्र। हमने इसी का एक कटा हुआ भाग लिया था। इसी का क्या लिया था बेटा? कटा हुआ एक भाग। इसी का हमने कटा हुआ एक भाग लिया था और इस कटे हुए भाग पर हमने बाहर से क्या किया था? कलई। बाहर से क्या किया था बेटा? कलई। तो अगर बाहर से कलई किया था तो कौन सा दर्पण बना था? आप कहेंगे सर जी ये बना था अवतल दर्पण। तो अगर ये अवतल दर्पण बना था और हम क्या कर दे, अगर ये दोनों को आपस में मिला दे, यानी कि क्या सर जी, अगर ये पूरा गोला रहता, अगर ये पूरा गोला रहता, कैसा रहता? पूरा गोला रहता मेरे बच्चे। अगर ये पूरा गोला रहता तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहते? त्रिज्या कहते। यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते? त्रिज्या बोलते। यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते? त्रिज्या बोलते। तो इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? त्रिज्या होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तुम कहोगे हाँ सर। तो एकदम क्लियर हुआ। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो हम दर्पण को ऐसे बनाए, दर्पण को ऐसे बनाए तो दर्पण का इस भाग का केंद्र तो होगा ना, यही वाला केंद्र होगा कि नहीं होगा? जो पहले केंद्र था अब भी वही केंद्र होगा, जो पहले त्रिज्या था अब भी वही त्रिज्या होगा। इन दोनों पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर जी ये जो पहले, ये दर्पण बनने से पहले जो था वही दर्पण बनने के बाद भी उसका केंद्र है, वही दर्पण बनने के बाद भी उसका क्या है? त्रिज्या है। तो हम क्या यहाँ से परिभाषा किसका किसका बनाएंगे? देखो, हम पहला परिभाषा बनाएंगे वक्रता केंद्र का, वक्रता केंद्र का, वक्रता केंद्र का, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और परिभाषा क्या बोलेंगे? सर जी उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहते हैं। सिंपल बात, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या बोलोगे? सर जी उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को जिससे या जिसको काट कर दर्पण बनाया गया है, दर्पण बनाया गया है। उस गोले के केंद्र को जिसको काटकर दर्पण को क्या किया गया है? बनाया गया, उसे क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे मेरे बच्चे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। अच्छा, जिस प्रकार तुम वक्रता केंद्र का बनाए उसी प्रकार तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। नंबर 2 में हम क्या बनाएंगे? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या को क्या बोलेंगे भैया? वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो तुम कहोगे कि सर जी वक्रता त्रिज्या वही तो होगा जिस गोले को काट करके दर्पण बनाया गया है, उसी गोले की त्रिज्या को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो बोलेंगे कि उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग है, जिसका दर्पण एक भाग है, जिसका दर्पण एक भाग है, क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग, उसे क्या कहते हैं बेटा? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आई होप दोनों बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई। क्लियर है? तो आओ जरा सा बात को आगे बढ़ाएं।
वक्रता त्रिज्या समझ लिए हम लोग, वक्रता केंद्र हम लोग समझ लिए। अब हम क्या समझना चाहते हैं सर, अब हम लोग समझेंगे दर्पण का द्वारक। क्या समझेंगे बेटा, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। ये क्या होगा, जरा सा देखो, अगर मान लो मैं ये दर्पण बना दिया, ये दर्पण बना दिया, और इस दर्पण की चारों तरफ मैं क्या कर दिया, कलई कर दिया, ये कर दिया कलई, कलई कर दिया ना, यहीं तक कलई किया। अब क्या, अगर मैं इतना, अगर मैं प्रकाश की किरण भेजूं और प्रकाश की किरण को यहां से भेजूंगा ना, तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, ऐसे निकल जाएगी सीधे, आर पार क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, वहां पे तो अपवर्तन हो गया। लेकिन अगर इसी प्रकाश की किरण को, इसी प्रकाश की किरण को मैं यहाँ भेजूंगा, ये टकराने के बाद इस प्रकार से मुड़ जाएगी। यानी कि क्या, जितना दूर तक कलई किया गया, जितना दूर तक पेंट किया गया, केवल उतने दूर से ही परावर्तन होगा, बाकी दूर से परावर्तन नहीं होगा। तो जितने दूर से परावर्तन होगा, जितने दूर तक कलई किया गया है, उसने उतने ही दूर को बोलेंगे दर्पण का द्वारक। अगर मान लो मैं इसको प्रदर्शित कर दूं यम1 से और किस से, यम2 से, तो यम1 और यम2 ही क्या बन जाएगा, दर्पण का द्वारक। हुआ बात क्लियर। जितना दूर तक कलई किया गया है, या जितने दूर से, जितने भाग से परावर्तन की घटना हो सकती है, उतने ही भाग को क्या बोलोगे तुम, दर्पण का द्वारक बोलोगे। और इस फिगर में यम1 और यम2 क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक। और इस फिगर में अगर यम1 यहाँ पर, यम2 यहाँ पर बना दे, तो ये भी क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक। और इस फिगर में अगर यम1 यहाँ पर और यम2 यहाँ पर बना दे, तो ये भी क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक हो जाएगा। क्लियर है बात, गुड, बहुत अच्छे। आओ अगला टॉपिक समझे, अगला टॉपिक समझे बाबू, दर्पण का ध्रुव। एक टॉपिक हम लोग बनाएंगे, क्या चीज, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर क्या होता है। जैसे देखो मेरे बच्चे, जैसे तुमने यहाँ पे दर्पण को बनाया, दर्पण को तुमने इस प्रकार से बनाया है, ठीक है, दर्पण को तुमने इसको बनाया है, तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, कौन सा बिंदु, एकदम सेंटर वाला, एकदम जो मध्य बिंदु होगा, दर्पण का एकदम मध्य बिंदु, यही दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। दर्पण के परावर्तक भाग के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। अच्छा, अच्छा बाबू, एकदम बात समझ में आ गया है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर रेखा खींचे और यहाँ पर सी बनाए, तो ये वक्रता केंद्र, और ये क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और ये क्या हो गया, ध्रुव। और ये M1 M2 क्या हो गया, तुम कहोगे कि सर जी ये तो दर्पण का क्या हो गया, द्वारक। दर्पण का क्या हो गया, द्वारक। तो जितने तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, उस भाग को हम बोलेंगे दर्पण का द्वारक। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव। उस गोले की त्रिज्या को, जिसका दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या। उस गोले के केंद्र को, जिसका दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र। यहाँ तक एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अरे होने ही नहीं देंगे जी हम। अभी जैसे ये हेलुआ लग रहा है ना, बड़ा ही आसान लग रहा है, इसी प्रकार मैं पूरा का पूरा फिजिक्स तुमको पढ़ा दूंगा बड़ी ही आसानी से, और पूरा यूट्यूब पे फ्री रहेगा, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं। ठीक है, आओ जरा सा देखो। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग देख लिए है, हम लोग देख लिए क्या क्या, पहला देखे हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र देखे, वक्रता केंद्र देखे। दूसरा क्या देखे, वक्रता त्रिज्या देखे, वक्रता त्रिज्या देखे। तीसरा क्या देखे, ध्रुव देख लिए। चौथा क्या देख लिए, द्वारक देख लिए। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग दर्पण का मुख्य अक्ष। पांचवें नंबर पे क्या देखेंगे, दर्पण का मुख्य अक्ष। दर्पण का मुख्य अक्ष देखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष देखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे। आओ जरा सा बात को समझा जाए। तो ये हो गया मेरा दर्पण, ये हो गया मेरा दर्पण। दर्पण के बाहर वाले भाग पर क्या कर दिए हम, कलई। बाहर वाले भाग पर क्या कर दिए, कलई। अच्छा जी, बाहर वाले भाग पर कलई कर दिए, तो ये यम1 और यम2 क्या बना, दर्पण का द्वारक। यह क्या बना, दर्पण का ध्रुव। अच्छा जी, यह आर क्या बना, दर्पण का वक्रता त्रिज्या। यह सी क्या बना, दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र। अब सोचो हम एक रेखा खींचे, क्या करें, एक रेखा जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला रही हो। एक रेखा ऐसे खींचे जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को क्या कर रही है, मिला रही है, और इसको नाम दे दिए हम ओपी। क्या नाम दे दिए, ओपी। क्या नाम दे दिए बाबू, ओपी। एक रेखा खींचे जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला रही है, तो इसी रेखा को तुम बोलोगे मुख्य अक्ष। क्या बोलोगे बाबू, इसी को
तुम इसी को बोल दोगे मुख्य अक्ष कि सर जी ये जो ओपी है, ओपी यही क्या है, यही मुख्य अक्ष है, यही मुख्य अक्ष है। क्लियर हुआ बात? यानी कि दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ये भी बात मुझे समझ में आ गया, क्या तुम्हें भी आ गया? एकदम समझ में आ गया। आओ जरा सा और बात करें। अच्छा, एक टॉपिक और देखेंगे हम लोग, मुख्य फोकस। नंबर 6 पे क्या देखेंगे बाबू, दर्पण का मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, दर्पण का क्या देखोगे तुम, मुख्य फोकस। आओ जरा सा देखा जाए मुख्य फोकस क्या होता है, दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। तो मेरे बच्चे, हम बनाते हैं एक तो दर्पण, हम यहाँ पर एक तो दर्पण बनाए। आप कहेंगे सर जी कितना दर्पण बना रहे हैं, तो बाबू मैं इतना ज्यादा फिगर बना रहा हूँ और इतना ज्यादा फिगर बनाऊंगा कि आपको चीजें, एक एक चीज अपने आप वैसे ही याद हो जाएगा, आपको घर पे कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम, मुझे पता है आपका परीक्षा एकदम नजदीक आ गया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट करेंगे कि लिखना ना पड़े। तो मैं ऐसा ही पढ़ाऊंगा कि आपको लिखना ही नहीं पड़े, सारी की सारी चीजें इसी क्लास में आपको याद हो जाए। ठीक, आओ आओ बात को समझें। तो ये हो गया दर्पण का क्या चीज, वक्रता केंद्र। ये ओपी क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अब हम यदि क्या करें, प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाए, प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के क्या करें, समांतर लेकर के जाएं, तो ये किरण यहां से टकरा करके जाएंगी ऐसे। एक किरण नीचे से लेकर के जाओ, ये भी किरण टकरा के यहीं से होकर करके क्या होगी, जाएगी। तो दर्पण से टकराने के बाद दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिल जाएंगी, जिस बिंदु पर मिल जाएंगी या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को बोला जाता है मुख्य फोकस। यानी कि क्या मेरे बच्चे, यानी कि यहाँ पर जो बिंदु बनेगा एफ, उस एफ को ही क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को बोला जाता है दर्पण का मुख्य फोकस। अच्छा, ये तो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है ना, जरा सा उत्तल में भी देख लें क्या। आओ जरा सा उत्तल में भी देख लेते हैं। तो ये हमने बना दिया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बना दिया, उत्तल दर्पण बना दिया। उत्तल दर्पण का ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब यहां से अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को भेजोगे तो ये टकरा करके इधर चली जाएगी, दूसरे को भेजेगी तो भी टकरा करके इधर चली जाएगी, लेकिन ये यहाँ से जाता हुआ और यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, और जहां पर मिलेगा वही क्या हो जाएगा, दर्पण का मुख्य फोकस। दर्पण का क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। तो इसीलिए परिभाषा बोले कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को बोला जाता है दर्पण का मुख्य फोकस। क्लियर है बात? गुड गुड, एकदम अच्छा, एकदम अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आओ जरा सा और टॉपिक समझा जाए। अब समझेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है, 7वां नंबर है ना जी। फोकस दूरी क्या होता है, देखो। तो ये जो दर्पणवा तुम बनाए, ये जो दर्पण बनाए तुम इस प्रकार से बार बार दर्पण बना रहे हो तुम लोग फटाफट, उसको देखो जरा सा। ये यहाँ पर ये बताना, ये M1 और M2 क्या है, तुम कहोगे दर्पण का द्वारक। ये P क्या है, तुम कहोगे दर्पण का ध्रुव। ये F क्या है, तुम कहोगे दर्पण का मुख्य फोकस। ये C क्या है, तुम कहोगे सर जी ये दर्पण का वक्रता त्रिज्या है, दर्पण का सॉरी वक्रता केंद्र है। अच्छा, ये R क्या है फिर, आर क्या है फिर, दर्पण का वक्रता त्रिज्या है। अब अगर तनी सा हम इसको बढ़ा दे, बड़ा कर दें, तो बड़ा करने के बाद हम ये पीला वाला कलर उठा ले और दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको छोटा वाला एफ से लिख दे, तो यही छोटा वाला एफ क्या बन जाएगा, फोकस दूरी। क्या बनेगा जी, फोकस दूरी बन जाएगा, फोकस दूरी। यानी कि सीधे क्या कहोगे कि सर जी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है मेरे बच्चों को, एकदम क्लियर है, किसी को दिक्कतें नहीं है, किसी को दिक्कतें नहीं है। होगा कैसे जी, सूरज सर अगर फिजिक्स पढ़ाएंगे तो कभी जीवन में तुमको दिक्कत नहीं होगा। एक एक टॉपिक, अभी तो ये आसान टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, अभी जब डीप अंडरस्टैंडिंग वाले भी टॉपिक में जाएंगे तो अभी भी देखना इतने ही आसानी से तुमको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और ऐसे ही बिना कॉपी कलम के पूरा नीट का फिजिक्स तुमको इसे दिमाग में भर देंगे बिना कॉपी कलम के। आओ जरा सा देखें आगे, आगे टॉपिक देखो फटाफट फटाफट। हम लोगों ने 7 परिभाषा पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फोकस तल। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, फोकस तल होगा। यहाँ पे हमने 8 नंबर का टॉपिक बना लिया, फोकस तल।
फोकस तल। ये क्या होगा फोकस तल? तो देखो ये मुख्य फोकस है ना, ये क्या है? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस है। और ये क्या है? ओपी क्या है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से होकर जाने वाला तल, मुख्य अक्ष के लंबवत है ना, लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से होकर जाने वाला तल, होकर जाने वाला तल क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। यानी कि परिभाषा क्या बोलोगे? परिभाषा एकदम आसान से ये बोलोगे कि सर जी मुख्य फोकस या फिर मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाला, मुख्य फोकस से होकर जाने वाला, मुख्य फोकस से होकर जाने वाला तल, जाने वाला तल क्या कहलाता है बाबू? तो फोकस तल कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। सिंपल बात समझ गए कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाला तल क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। यानी कि यही जो तल है, यही जो तल है, यही क्या कहलाएगा? फोकस तल कहलाएगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के लंबवत है और मुख्य फोकस से होकर के जा रहा है, इसलिए बोलेंगे फोकस तल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? गुड, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए मेरे बच्चों को। अगर किसी को भी कोई दिक्कत होगा तो सूरज सर से बार बार आप टॉपिक पूछिएगा। ठीक है बाबू, चलो आओ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम लोग जानेंगे। ठीक, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, नाम मुझे शायद याद आ जाए। हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ, उपाक्षीय किरणें। कौन सी किरणें? नंबर 9, नंबर 9 पे कौन सा किरण बाबू? कहेंगे उपाक्षीय किरण। कि उपाक्षीय किरण क्या होता है? उपाक्षीय किरण, उपाक्षीय किरणें क्या होती हैं? उपाक्षीय किरणें क्या होती हैं? तो ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। जैसे देखो ये हम दर्पण बनाए, ये हम दर्पण बनाए, ये हम दर्पण बना दिए। ठीक, दर्पण बना दिए। दर्पण का ये M1 और M2 क्या कहलाएगा? द्वारक। ये P क्या कहलाएगा? ध्रुव। ये F क्या कहलाएगा? फोकस, फोकस कहलाएगा। ये C क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। R क्या होगा? तुम कहोगे वक्रता त्रिज्या। छोटा वाला F क्या होगा? तुम कहोगे फोकस दूरी। क्लियर? इतना ही तो पढ़ा है, आगे बात को समझो। अब अगर मान लो कोई प्रकाश की किरण जा रही है, कोई प्रकाश की किरण ऐसे गई, इस प्रकार से गई दर्पण पर, और जाने के बाद वह अभिलंब से बहुत छोटा कोण बना रही है, अभिलंब से बहुत ज्यादा छोटा कोण बना रही है, एकदम जीरो के बराबर कोण बना रही है। मतलब क्या सर? वो बहुत ही ज्यादा छोटा कोण बना रही है, तो उसी किरण को क्या बोलेंगे हम लोग? उपाक्षीय किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? उपाक्षीय किरण। यानी कि वे किरणें जो अभिलंब के पास से गुजरती हैं और बहुत छोटा कोण बना करके गुजरती हैं, उनको क्या बोला जाता है? उपाक्षीय किरणें बोला जाता है। सिंपल बात है। पूरे फिजिक्स में, पूरे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? केवल और केवल उपाक्षीय किरणें ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, उपाक्षीय किरणें। अच्छा, उपाक्षीय किरणें पढ़ेंगे। अब जरा सा बात को समझो। ये तो हो गया उपाक्षीय किरण, और एक होता है मार्जिनल, मार्जिनल रेज। क्या होता है? मार्जिनल रेज। अभी मार्जिनल रेज को क्या बोला जाता है? इसको देखो, मार्जिनल रे, दूसरा 10 नंबर का बना लेंगे हम लोग। मार्जिनल, मार्जिनल रे, मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज का मतलब हो गया उपाक्षीय किरणें जो बड़ा कोण बना करके जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेज बोलेंगे, उपाक्षीय किरणें। और जो छोटा कोण बना करके जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे उपाक्षीय किरणें। जो बड़ा कोण बना के जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? मार्जिनल रे। जो छोटा कोण बनाएंगे उनको क्या बोलेंगे? उपाक्षीय किरणें। ठीक है बाबू। अच्छा, तो ये मार्जिनल रेज के लिए, मार्जिनल रेज के लिए फोकस दूरी क्या होता है? मार्जिनल रेज के लिए फोकस दूरी, तुमको परिभाषा से कुछ मतलब नहीं है, बस तुमको केवल याद रखना सूत्र। क्या याद रखना है? सूत्र। तो मार्जिनल रेज के लिए फोकस दूरी का मान होता है F बराबर R माइनस R/2 cos थीटा। क्या सूत्र याद करोगे जी? मार्जिनल रेज के लिए फोकस दूरी क्या होगा? F बराबर R माइनस R/2 cos थीटा। F बराबर R माइनस R/2 cos थीटा। अच्छा जी, क्लियर है? यानी कि यहाँ पर थीटा का मान हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। किसके लिए? मार्जिनल रेज के लिए। तो अगर मार्जिनल रेज के लिए फोकस दूरी ये है, तो अब उपाक्षी किरणों के लिए भी तो फोकस दूरी होना चाहिए कुछ। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल है, उपाक्षी किरणों के लिए कौन सा फोकस दूरी है? जरा सा देखो, तो हम देखेंगे उपाक्षी किरणों के लिए फोकस दूरी, उपाक्षी किरणों के लिए फोकस दूरी। तो इसके लिए भी सूत्र वही बनेगा। क्या बनेगा? R माइनस R/2 cos
थीटा। उपाक्षी किरणों के लिए भी फोकस दूरी क्या हो गया, एफ बराबर आर माइनस आर बटे 2 कॉस थीटा, एफ बराबर आर माइनस आर बटे 2 कॉस थीटा। लेकिन ये जो थीटा का मान होता है वो उपाक्षी किरणों के लिए बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, चूंकि थीटा का मान लगभग एकदम जीरो के बराबर होता है, क्योंकि उपाक्षी किरणों के लिए कोण बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है। दर्पण पर बनने वाला कोण बहुत ज्यादा छोटा, तो यहाँ पर वो कोण बहुत ज्यादा छोटा होगा। इसलिए हम लोग एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, इसलिए एफ बराबर लिख सकते हैं आर माइनस आर बटे 2 और cos 0 डिग्री। अब तुम मुझे बताओ cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यानी कि सीधे एफ बराबर क्या आ जाएगा, तुम कहोगे सर जी आर माइनस आर बटे 2। अब एक आर में से आधा आर गया तो क्या बचा, कहोगे सर जी आधा आर, ये हो जाएगा आर बटे 2। तो एफ बराबर आर बाई 2, याद आया। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आर बाई 2। तो उपाक्षी किरणों के लिए जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा, एफ बराबर आर बाई 2। और मार्जिनल रेज के लिए कौन सा होगा, आर माइनस आर बटे 2 कॉस थीटा। मार्जिनल रेज जरा सा एक बार देख लें, मार्जिनल रेज किसको कहते हैं, मार्जिनल रेज इन हिंदी, हेलो, मार्जिनल रेज मीनिंग इन हिंदी, मार्जिनल रेज मीनिंग इन हिंदी, जरा सा देखो। हाँ, मार्जिनल रेज उपांत किरणें बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे, उपांत किरणें। उपांत किरणें ये प्रकाश किरणें होती है जो लेंस या ऑप्टिकल सिस्टम के सबसे बाहरी किनारों से गुजरती हैं। सरल शब्दों में एक लेंस एक वृत्त के रूप में कल्पना करें जो इस किरण के बिल्कुल किनारों से होकर गुजरती हो। वो भाड़ में जाए यार, हमको इसे समझ में आ रहा है, मार्जिनल रेज, बात खत्म। मार्जिनल रेज से समझ रहे हैं, जो किरण बड़ा कोण बनाएंगे उसको मार्जिनल रेज कहेंगे। हमको परिभाषा से कुछ लेना देना नहीं, हमको बस सूत्र पता होना चाहिए। मार्जिनल रेज के लिए फोकस दूरी क्या होगा, एफ बराबर आर माइनस आर बटे 2 कॉस थीटा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई 2। बस बात खत्म, इतना ही जानना है, इतना ही जानना है, और इसके आगे हमको कुछ भी नहीं जानना है। ठीक, अब आओ जरा सा हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे इसके लिए, किसके लिए भैया, हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पणों के लिए, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनने के नियम, कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं, तुम चिल्ला चिल्ला के कहोगे कि सर जी 3 नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने नियम, तुम कहोगे सर जी 3 नियम, बग गधा, 4 नियम होता है। कितना नियम होता है, 4 नियम। प्रथम नियम, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने का प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सिंपल कहता है कि सर जी देखिए, अगर आपके पास कोई गोलीय दर्पण है, अगर आपके पास कोई क्या है, गोलीय दर्पण, और उस गोलीय दर्पण का ये ध्रुव हो गया, ठीक, और ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस। तो अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के कैसे जाएगी, समांतर, तो वो दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। पहला नियम यही कहता है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद कहां से होकर के गुजरेगी, वो तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। क्या इतना बात समझ में आया, हाँ समझ में आया। ये तो अवतल दर्पण का है, उत्तल दर्पण का भी देख लो, उत्तल दर्पण का भी देख लो फटाक से। देखो, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव, ये गई मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। ये टकराने के बाद तो इधर उधर चली जाएगी, लेकिन कहां से जाती है, प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। क्लियर हुआ ना, अच्छा। यही पहला नियम कहता है कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद या तो मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी या तो जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम एकदम इसी का उल्टा है, दूसरा नियम इसी का क्या है, एकदम उल्टा। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या कहता है भैया, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के जाए तो वो दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहां से जा रही है,
यदि कोई किरण यदि कोई किरण यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाए, मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो वो दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है देखेंगे। देखो, ये हो गया तुम्हारा दर्पण, दर्पण हो गया। अब ये हो गया अपना ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो अगर कोई प्रकाश की किरण है और वो प्रकाश की किरण सीधा एफ से होकर के जा रही है, तो जैसे दर्पण से टकराएगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, वो समांतर हो जाएगी। इस प्रकार मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी बेटा, समांतर हो जाएगी। यही कहता है दूसरा नियम, यही कहता है दूसरा नियम। इसमें भी देख लो, उत्तल में भी देखो, उत्तल में भी देखो फटाफट, उत्तल में देखो, तो ये हो गया सी, ये हो गया एफ। ये प्रकाश की किरण डायरेक्ट कहां से आ रही है, मुख्य फोकस से जाना चाह रही है, लेकिन जैसे दर्पण से टकराएगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, ये समांतर। समझे बात, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। चलो, दो नियम देखे, अब तीसरा नियम देखो, तीसरा नियम देखो, तृतीय नियम, तृतीय नियम, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का कौन सा नियम, तृतीय नियम। तृतीय नियम कहता है कि जो भी प्रकाश की किरण, जो भी प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है, दर्पण के कहां से, वक्रता केंद्र से होकर आती है, वो दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन जब होगा तो ये उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये तीन नियम हो गया। चौथा नियम देखो, प्रतिबिंब बनने का कौन सा नियम, चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है, चतुर्थ नियम, चतुर्थ नियम। दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने का चतुर्थ नियम ये कहता है मेरे बच्चे कि यदि सर जी कोई दर्पण, ये मान लीजिए है आपके पास, और ये हो गया मुख्य ध्रुव, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, और ये ओपी क्या हो गया, मुख्य अक्ष। कहता है यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण सीधे ध्रुव पर पड़ती है, सीधे किस पर पड़ती है, ध्रुव पर पड़ती है, तो ये ध्रुव आपतन बिंदु की तरह काम करने लगता है। आपतन बिंदु की तरह क्या करने लगता है, काम। और आपतन बिंदु की तरह काम करेगा तो यहीं से क्या होगा, परावर्तन। यहीं से क्या होगा, परावर्तन। यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आकर के गिरती है तो ये जो ओपी है वो अभिलंब का काम करने लगता है, और बिंदु पी जो है वो आपतन बिंदु का काम करने लगता है। बात आया समझ में। तो कितना प्रकाश के प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हो गए, चार नियम। कौन कौन से चारों नियम हो गए, फटाक से छोटा करके समझो। पहला नियम क्या कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी, पहला। दूसरा, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। चौथा, यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर के जाएगा तो ध्रुव आपतन बिंदु की तरह काम करेगा और मुख्य अक्ष अभिलंब की तरह काम करने लगेगा। समझ में आया, बात खत्म। ये हो गया प्रतिबिंब बनने के नियम। अब आओ जरा सा एक बात और समझा जाए, एक दो बात और समझा जाए। प्रतिबिंब बनने के नियम तो देख लिए, प्रतिबिंब बनने के नियम तो देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, प्रतिबिंब का बनना। तो गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कहोगे सर जी कितना ज्यादा पढ़ा रहे हैं, मेरे बच्चे बहुत कम टाइम बचा है तो बहुत ज्यादा अपने को पढ़ना भी है। क्योंकि देखो, आज का ही मेहनत कल का रंग लेकर के खिलेगा। तो अगर आज मेहनत कर लोगे ना बाबू, 2 महीना जो तुम्हारे पास 1 महीना टाइम बचा है, यही 1-2 महीने का टाइम तुमको डॉक्टर बना सकता है। तो अगर तुमको पता है तुम डॉक्टर बन सकते हो तो काहे ना मेहनत करो, चाप के मेहनत करो। देखो अब ये परीक्षा नजदीक आ गया ना, तो इस समय पढ़ने वढ़ने का मन नहीं करेगा। एकदम मेरा ही वीडियो तुमको बोरिंग लगेगा, किसी और टीचर का वीडियो क्या लगेगा, बोरिंग लगेगा। लेकिन बाबू यकीन मानो, यही वीडियो तुमको सफलता दिलाएगा। तो इससे भागो नहीं, लड़ो और जीतो, और जीत करके अपना सीट फिक्स करो। ठीक है, आओ समझो। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आओ जरा सा देखें कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में पहला हम लोग क्या बनाएंगे कि सर जी अवतल दर्पण के द्वारा बनना।
अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल दर्पण द्वारा कितनी स्थिति में प्रतिबिंब बनता है? तो पूरा 6 स्थिति में। कितना स्थिति में? 6 स्थिति में। सबसे पहले यही देखो कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में पहली स्थिति हम लोग क्या बनाएंगे? तो पहली स्थिति बनाएंगे जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, किस आकार का बनेगा, यही